नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज चर्चा होगी टिकट पर तलवार और परफॉर्मेंस आधार। बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर चुकी है और अब इंतजार है तो अंतिम सूची का। लेकिन उसकी सूची को लेकर अटकलें ये हैं कि बीजेपी की इस लिस्ट में कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं इन अटकलों पर कांग्रेस भी बीजेपी पर तंज कस रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी अपनी आने वाली सूचियों से फिर सबको चौंकाएगी और क्या परफॉर्मेंस के आधार पर ही बीजेपी टिकट तय कर रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की 5वीं सूची का इंतजार। क्या विधायकों के टिकट कटेंगे इस बार? जी हां, बीजेपी ने अपनी चौथी सूची में 24 मंत्रियों को टिकट दिए। साथ ही किसी भी मंत्री की सीट नहीं बदली गई। लेकिन अब ऐसी भी अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी अपनी 5वीं सूची में मंत्रियों समेत 40 के करीब विधायकों के टिकट काट सकती है। इसको लेकर मौजूदा विधायकों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। दरअसल चर्चा इस बात की है कि जिन विधायकों और मंत्रियों का सर्वे में फीडबैक अच्छा नहीं रहा, उन पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है। हालांकि बीजेपी इन खबरों को महज अटकलें बता रही है और कह रही है कि बीजेपी का संगठन उसे ही टिकट देगा जो उसका हकदार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसके टिकट कटे, किसके टिकट बटेंगे तो स्पष्ट है। 136 लोगों को टिकट मिल गए। बाकी जो 94 नाम है पार्लियामेंट्री बोर्ड तो पार्टी संगठन तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता दावेदारी नहीं करता। हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता है। संगठन समयकाल परिस्थिति के आधार पर सबको भिन्न भिन्न दायित्व देता है। जिसको चुनाव लड़ने का दायित्व मिलेगा चुनाव लड़ेगा। तो टिकट कटने बटने का विषय गुटबाजी और परिवारवादग्रस्त कांग्रेस पार्टी भाजपा में नहीं है। बीजेपी की 5वीं सूची जारी करने की तैयारियां जोरों पर है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में नाम तय होंगे। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो उसकी सूची श्राद्ध पक्ष के बाद कभी भी जारी हो सकती है। उसकी पहली सूची में 150 नामों का ऐलान हो सकता है। हालांकि कांग्रेस अपनी सूची पर ज्यादा बात नहीं करते हुए बीजेपी की लिस्ट पर तंज कस रही है। विधायकों के टिकट कटेंगे नहीं कटेंगे ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश का बच्चा जो है भाजपा के एक एक विधायक प्रत्याशी को हराने के लिए कमर कस चुका है। मध्य प्रदेश की जनता के दिल में कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी हैं और मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है 17 नवंबर का कि वो उस दिन अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाकर निश्चिंत हो जाए, क्योंकि कमलनाथ जी एक विजन वाले नेता हैं और कमलनाथ जी के पास एक दृष्टि है जो मध्य प्रदेश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करेगी। मध्य प्रदेश के भविष्य का नवनिर्माण हम मध्य प्रदेश की जनता के साथ मिलकर करेंगे। बीजेपी को अब 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन विधायकों और मंत्रियों की छटनी कर सकता है जिनकी जमीनी स्थिति खराब है। पार्टी ऐसी सीटों पर नए चेहरों को मौका देना चाहती है। कुल मिलाकर गुना, शिवपुरी, सिंगरौली, रीवा और रतलाम समेत कई जिलों की विधानसभाओं के विधायकों के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अब किसको टिकट मिलेगा और किसका कटेगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जिस प्रकार हमने देखा बीजेपी ने 3 सूचियों में चौंकाया, चौथी में भी उन्होंने चौंका दिया था कि लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि नए चेहरे होंगे, इनके टिकट कट जाएंगे, उनके टिकट कट जाएंगे। और अब कुल मिला के 94 टिकट बीजेपी के बचे हैं 230 में से, और इनमें से भी 24 वो टिकट हैं जिनको आकांक्षी नाम दिया था जो पिछले चुनाव में पार्टी हारी थी। तो कुल मिलाकर अब 70 ऐसे टिकट हैं जो मौजूदा विधायक और मंत्री जहां काबिज हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो चौंकाने वाली सूची है वो 5वीं, 6ठी, 7वीं जिसको जो भी क्रम दे दे, जितने जितने बीजेपी नाम घोषित कर दे वो होगी और नए चेहरे इसी सूची में हमको देखने को मिलेंगे?
देखिए, मोटे तौर पर ये जो अभी 4 सूचियां बीजेपी की आई हैं, इसमें मेरी दृष्टि में चौंकाने वाली सूची उनकी दूसरी और तीसरी है। पहली सूची को मेरी दृष्टि में सामान्य है, और ये जो चौथी सूची घोषित की है 57 नामों की, ये भी लगभग सामान्य है। इसमें केवल 1-2 नाम की चर्चा जरूर थी कि शायद ये बदले जाएंगे या इनकी सीट चेंज होगी, लेकिन बाकी एक लगभग सामान्य जैसी सीट है। हाँ, दूसरी और तीसरी जो सूची थी वो चौंकाने वाली, मुझे भी आश्चर्यजनक लगा। तो अब जो हम 5वीं सूची का जिनका इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अब 94 टिकट हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोगों के या तो टिकट कटेंगे, क्योंकि उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो अस्वस्थता के कारण या किसी और कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो लोग तो बदले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नए लोगों का इस सूची में मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये माना जा रहा है कि अगर जो वर्तमान विधायक जितने अभी शेष बचे हैं, उनमें अगर पार्टी उनसे संतुष्ट होती तो उनको ये जो चौथी वाली सूची थी इसी में जोड़ देती। कुछ लोग थे जिनकी चर्चा चल रही थी। तो कुल मिलाकर के सूची की तो इंतजार है, इसमें कोई शक नहीं, और कुछ टिकट उसमें स्वाभाविक रूप से कटेंगे। मेरी दृष्टि से अब इसमें चूंकि 94 है, तो 94 में से अब जो पहले एक अनुमान लग रहा था कि करीब 50 विधायक ऐसे होंगे या तो टिकट कटेंगे या उनकी सीट बदली जाएगी, अब उसमें चूंकि संख्या घट जाएगी, क्योंकि उसमें अब संख्या घट जाएगी, तो अब मुझे अनुमान है कि शायद 25-30 ऐसे नाम हो सकते हैं, नए नाम होंगे या क्षेत्र बदला जाएगा। तो बाकी अब इंतजार ही करना पड़ेगा। जी, तो ब्रजेश जी, इंतजार तो करना पड़ेगा। और जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, क्योंकि 2018 की हम बात करें तब बीजेपी के पास सीटें काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप 50 से ज़्यादा टिकट काटने की स्थिति में थे और काटे भी गए थे। लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों में पहले आप 109 पर थे और अब 127 पर हो, तो जाहिर सी बात है। और आप जिस प्रकार से टिकट वितरण किया गया कि कुछ टिकट काटे कुछ बदल दिए, हालांकि अभी तक 3 ऐसी टिकट हमने देखी हैं कि जिनकी जगह नए नाम आए हैं। तो जो बचे हुए 94 नाम है, जिसमें 24 आकांक्षी सीटें, तो एक तो 24 वो सीटें हैं कि जहाँ पार्टी नए चेहरों पर दाव लगा सकती हो सकता है कुछ मौजूदा सांसद हों, राज्यसभा सांसद हों, ये एकदम फ्रेश चेहरे कि वे भाई हम इनको मैदान में उतार रहे हैं। और जो बची हुई 70 सीटें हैं, उसमें क्या लग रहा है कि कितनों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि 9 मंत्री भी इस कतार में भी जिनके टिकट कन्फर्म नहीं हुए हैं, यानी उनमें से भी ज़्यादातर के टिकट खतरे में। हालांकि उनमें से एक यशोधरा ने खुद कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। 2 संघ परिवार के जो पसंदीदा लोग हैं, इंदर सिंह परमार, खबरें हैं कि उनको शायद टिकट उनका बदला जा सकता है, दूसरी जगह भेज सकते हैं। उषा ठाकुर का टिकट अभी होल्ड पर है कि पिछली बार वो मऊ से लड़ी थी, तो एक कयास है कि या तो उनका टिकट कट सकता है या उनको पार्टी इंदौर 3 भेज सकती है। देखिए मनोज, 2 तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं इस 94 नामों को लेकर, क्योंकि या तो जो शर्मा जी कह रहे हैं कि जिनमें से देने लायक होते, जिनकी स्थिति स्पष्ट होती है कि जीत सकते हैं, तो इस सूची में उनका नाम आ जाता। मंत्रियों के होल्ड किए हैं तो क्यों किए गए हैं, निश्चित तौर पर उनकी रिपोर्ट सही नहीं होगी, सही होती तो इस सूची में नाम आ जाता। तो इसलिए ये आशंका बरबल हो रही है, बढ़ रही है कि हाँ उनके टिकट कट सकते हैं। लेकिन टिकट कटना ही होते तो मुझे लगता है दे दिए जाते। तो यदि हम 94 लोगों की बात करें तो सभी 94 के टिकट तो कटने नहीं है। ये भी तय है कि इतनी बड़ी संख्या में इस बार बीजेपी टिकट काट नहीं सकती। मौजूदा तो 70 ही लोग हैं। हाँ, मौजूदा 70 हैं, तो 70 में से इस बार कुछ टिकट कटेंगे, उन मंत्रियों के भी टिकट कटेंगे और विधायकों को भी टिकट करेंगे। रही बात जो जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, बाकी की सीटों की, कि यहाँ पर घमासान है, मतलब एक राय नहीं बन पा रही है, या ये कह सकते हैं कि हम वो सीटें हैं जहां बीजेपी को लग रहा है कि यदि कोई भी थोड़ी बहुत हमने लापरवाही बरती तो ये सीटें हाथ से चली जाएंगी। जो जीतने वाली सीटें हैं, जिनको उन्होंने मान लिया है कि हमको जीतना ही है और हम ये जीत सकते हैं, उन पर तो उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए। अब ये बाकी की जो 94 सीटें हैं, इनको कैसे इनमें से अधिकांश सीटें अपने पाले में लाई जा सकती, इस रणनीति पर काम हो रहा है। बीजेपी ये भी देख रही है कि कांग्रेस की क्या परिस्थितियां हैं उन सीटों पर, कांग्रेस क्या कुछ टिकट काट सकती है क्या। ऐसे हालात कांग्रेस में होते नहीं है। कांग्रेस में यदि सिटिंग एमएलए है तो माना जाता है टिकट तो उसका पक्का ही है, लेकिन इस बार यदि ऐसी परिस्थिति लग रही है कि कांग्रेस भी कुछ टिकट काट सकती है, ये हिम्मत दिखा सकती है, तो बीजेपी उसका भी इंतजार कर रही है कि वहां की जो ताजा परिस्थितियां हैं, इन टिकट के बाद वहां पे किस तरह से हम जीत सकते हैं और क्या प्लस कर सकते हैं, वहां पे किसका माहौल और ठीक हो रहा है। निश्चित तौर पर इसी घमासान की वजह से मुझे लग रहा है कि वो होल्ड की गई थी, लेकिन जल्द से जल्द ये सूचित जारी हो जाएगी ये सूची और इसमें टिकट कटेंगे। ये पक्का है कि जो रुकी गई हैं उनमें से बहुत से नाम हम देखेंगे कि गायब हो जाएंगे, उनकी जगह या तो आम राय बनाने की कोशिश हो रही होगी, या जो दिख रहा होगा पार्टी को कि नाराजगी हो सकती है, किस स्तर तक हो सकती है कि कांग्रेस फायदा उठा ले जाएगी, तो उस नाराजगी को कम करने की कोशिश कर रही होगी, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही होगी। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है और जिस तरह से वो काम करती है, उसे मालूम है कि किसको टिकट देना है और कौन नाराज हो सकता है, उससे कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो वो सारी चीजों का मुझे लगता है रणनीति के तहत
उसे रोके हुए है और उनको सबको साधने के बाद बाकायदा जारी कर देगी जिससे उसको फायदा मिल सके। सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए वो सूची उन्होंने अभी जारी नहीं की है। तो शर्मा जी, नुकसान की भरपाई की बात हो रही, तो एक रणनीति ये भी हो सकती है कि अब जब टिकट वितरण किया जाए तो 15 तारीख को संभवतः दिल्ली में बैठक होगी बीजेपी की, उसके बाद ये सूची जारी हो सकती है जब बचे हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कि अगर बगावत होती, विरोध होता है या तो नए चेहरों का या पुराने टिकट कटते हैं उनका भी, तो उनके पास ज़्यादा वक्त ना हो कि वो पार्टी को ज़्यादा डैमेज कर सके। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें बहुत कम अंतर से इसीलिए हारी गई थी क्योंकि बागियों ने खेल बिगाड़ दिया था, वरना बीजेपी हो सकता बहुमत का आंकड़ा 116-17 सीट तक पहुंच सकती थी। तो शायद ये एक रणनीति हो सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस की अब सूची का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सूची में कौन से नाम आते हैं, फिर उस हिसाब से अपनी आगे की रणनीति बनाई जाए कि कौन बड़े नेता को उसके गढ़ में किस प्रकार घेरा जाए। कि अगर कमलनाथ लड़ते हैं तो बंटी साहू को टिकट हो चुका है, अजय सिंह के खिलाफ अगर लड़ते हैं अजय सिंह तो सरदेंदु तिवारी को ऑलरेडी टिकट हो चुका है। तो जो बड़े चेहरे और लड़ते हैं जहाँ टिकट घोषित नहीं हुए हैं तो वहाँ दमदार नेताओं को उतारा जाए ताकि उन नेताओं को उनके क्षेत्रों बांध के रख दिया जाए। और अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो नाराज होता है, जिसको टिकट नहीं मिला, तो बीजेपी उसको अपने पाले में लाकर चुनाव मैदान में उतार दे। देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ सीटों पर तो वो उनको इंतजार होगा कि कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ने आता है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं कि जो बहुत क्लियर हैं। और मुझे लग रहा था कि ये उनकी जो सूची अभी घोषित हुई है 57 लोगों की, क्योंकि जहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर ज्योतिरादित्य जी ने, यशोधरा जी ने कह दिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना और आप अपनी पसंद से टिकट दे दीजिए, तो वो सीट डिक्लेयर हो सकती है। ठीक उसी प्रकार सिवनी मालवा के विधायक ने भी कहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप किसी और को दे दीजिए, वहां भी टिकट दिया जा सकता था। तो जैसे इंदौर 3 ही है, अब कैलाश विजयवर्गीय जी को अगर 1 नंबर में दे दिया तो स्वाभाविक रूप से 3 नंबर उनकी पसंद से दिया जाएगा। तो अब उसमें बहुत संभव था कि उषा ठाकुर जी को 3 नंबर कर दें और वहां मऊ में किसी को इंतजार कर दें। जैसे मान लीजिए उन्होंने सिरोंज की सीट घोषित कर दी, लेकिन उसके बगल में शमशाबाद है, वहां भी कोई बहुत विवाद जैसी स्थिति नहीं है। और पिछले दिनों जब जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी तो उसमें सीएम ने संकेत भी कर दिया था जो वहां की सिटिंग एमएलए हैं उनको, राजश्री जी को, तो उसके बाद भी वो होल्ड पर हो गई। तो कुछ सीटों को रोकना आश्चर्यजनक लगा मुझे, कुछ सीटों को उन्होंने रोक लिए थे, क्यों नहीं मतलब डिक्लेयर किया। तो जैसे तो कुल मिलाकर के फिर भी अब क्योंकि हायर लेवल पर जो लोग विचार कर रहे हैं तो उनकी रणनीति क्या हो सकती है, तो वो लोग तो वो ही जाने। या फिर बहुत संभव है कि कुछ सीटों पर फिर से, जैसे कि मान लीजिए उनकी दूसरी सूची में कुछ बड़े नाम थे, हो सकता है कुछ स्थानों पर उनको बड़े नामों की आवश्यकता पड़ जाए या कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ जाए, तब इसके लिए उन्होंने सीटें अपनी कुछ रोकी हुई हैं। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे 15-16 में बैठक अब उनकी है, तो ये माना जा रहा है कि नवरात्रि के बीच में एक सूची उनकी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद तो की जा रही है। लेकिन इसमें कुछ लोगों के टिकट तो कटना ही है। जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 लोगों ने तो कहा ही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बाकी को देखा जा सकता है कि बाकी कौन लेकर के आते हैं। लेकिन एक बात जरूर मुझको इसमें लगी थी इन सारी सीटों में कि मुझे लग रहा था कि इसमें फ्रेश चेहरे अपेक्षाकृत खास तौर से ज्यादा होंगे, लेकिन फ्रेश चेहरों की उसमें संख्या कम ही है। अब जो भी उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया हो, लेकिन अब अपन को इंतजार ही करना है बाकी सूची का। जी तो लेकिन ब्रजेश जी, हमने देखा जो शर्मा जी कह रहे, कई लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन उनको शायद ये आशंका होगी कि 75 के फार्मूले के कारण उनको टिकट ना मिले, तो एक सेफ पैसेज उन्होंने ले लिया कि भैया ठीक है, उंगली कटा के शहीद हो जा रहे हैं कि साहब हमको तो चुनाव ही नहीं लड़ना। तो एक ये था कि उनके परिवार में से किसी को टिकट के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो सूची आ रही है हम देख रहे हैं कि 71 साल 73 साल के उम्मीदवारों को भी अगर टिकट मिल रहा है तो उनकी आकांक्षाएं भी जाग गई होंगी कि जिन्होंने मना किया था कि भैया उम्र ज़्यादा हुई है, स्वास्थ्य कारण है, कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो भी अब चुनाव के लिए दावेदारी कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, चाहे वो प्रदेश के नेतृत्व से कर रहे हो या दिल्ली के नेतृत्व से कर रहे हो। तो ये भी एक दिक्कत आएगी पार्टी के सामने। देखिए मनोज जी, इस बार उम्र का कोई फार्मूला नहीं है। इस बार जिस तरह वो तो से माना जा रहा है, हमको लगी रहा जी, जिस तरह से माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, ये बात बीजेपी भी मान रही है कि इस बार दिलचस्प मुकाबले होंगे, क्योंकि 2018 में वो देख चुकी है कि किस तरह से कांग्रेस उसको पटकनी दे गई थी। तो वो यदि 75+ वाला भी जीतने वाला है, जो मना कर चुके हैं वो भी यदि जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी उन्हें मनाएगी और उनको निर्देश देगी कि आप चुनाव लड़ लीजिए। उसका उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी को लगा कि इनसे 1 सीट प्लस हो सकती है, तो उन्होंने मैदान में उतार दिया। तो आप ये तो सोचिए ही मत कि यदि जिसने मना कर दिया है
तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। यदि वो जीतने वाला वही के उम्मीदवार होगा या पार्टी के सर्वे में वही आया होगा तो उसे मना लिया जाएगा। और जिन लोगों ने ये कह दिया है कि या तो संभावना के हिसाब पर या उनको आशंका होगी कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, लेकिन वो जीतने वाले होंगे, उनको भी लगभग मुझे लगता है टिकट मिल जाएगा, कि उनसे कह दिया जाएगा या उनका विकल्प अच्छा मिलेगा तभी उनको ड्रॉप किया जाएगा, भले ही उन्होंने कह दिया हो। यदि हम शिवपुरी की बात कर लें तो शिवपुरी में या तो विकल्प ढूंढे जा रहे होंगे कि किसको बनाए उम्मीदवार बनाया जा सके, या तो हो सकता है कि यशोधरा को मनाने की कोशिश की जा रही हो कि आप चुनाव लड़ लीजिए, यही कह दिया जाए कि आप चुनाव लड़िए क्योंकि मामला टफ है और जीतने के बाद अगर लगता है स्थितियां तो ठीक है, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, आप विधायक बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम तो पार्टी करती रहेगी, सरकार करती रहेगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा भी जो बात शर्मा जी कह रहे थे, कांग्रेस की सूची आने का तो इंतजार होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की सूची भले ही ना आए, जो कह रहे हैं कि 150 तक की बनकर तैयार हो गई है, नवरात्रि में जारी हो जाएगी, यदि वो डिले भी करेंगे तो बीजेपी की सूची तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। वो तमाम समीकरणों पर काम कर रहे हैं, वो एक भी सीट को जिसको हासिल कर सकते हैं, चाहे वो विपक्ष से किसी व्यक्ति को लाकर, चाहे जो तीसरा दल से किसी से लड़ा हो उसके लाने से, या जातीय समीकरण बिठाने से, या महिलाओं की हम बात कर लें कि जो वो महिला बिल लेकर आए हैं उसकी भी उसमें ओबीसी का जो मामला चल रहा है उसको भी इसमें ध्यान में रखकर वो तमाम समीकरणों पर बीजेपी काम कर रही होगी, ताकि वो मजबूती से कह सके कि हमने महिलाओं को भी इतने उम्मीदवार बनाया है, हमने ओबीसी वर्ग से भी बनाया है। जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण, सारे समीकरणों पर वो काम कर रही है उन 94 सीटों पर, क्योंकि ये जो वो सीटें मान के चली है जिनमें अधिकांश घोषित कर चुकी, वह प्लस मान रही है खुद को, और जो यहाँ माइनस थी उनमें से उसको मालूम है कि 25% तो हमने दमदारी से जो उम्मीदवार उतारे हैं वो हम उनको हासिल कर लेंगे। अब बाकी जो सीटें उसको लग रहा है कि जो लूज कर सकते हैं हम, देखिए उन सीटों पर मंथन बेहतर तरीके से करना भी चाहिए, रणनीति भी उस हिसाब से बनानी चाहिए कि कहीं थोड़ा मुकाबला वहां पे कड़ा है तो हम उनमें से कितनी हासिल कर सकते हैं। और ये अमित शाह का एक तरह से रणनीति का मामला है, मतलब वो जिस तरह से रणनीति बनाते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ रणनीति का गेम है ये, कि कांग्रेस क्या चाल चलने वाली है वहाँ पे, वहाँ के जातिगत व्यक्तिगत क्या समीकरण है, किस व्यक्ति का टिकट काटना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, इस पर पार्टी अंदर खाने से पूरी तरह से लगी हुई होगी। और इसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाएगी, कुछ सीटों पर ही बगावत होगा, तो इस कारण चाहे हम सिंधिया के जो लोगों के हमने देखा है कि टिकट रोके गए हैं, तो आपको मान लीजिए उनमें से कुछ के टिकट काटेंगे तो क्या परिस्थिति होगी वहाँ पे, कांग्रेस में जाएंगे, सिंधिया जी उसमें लगे हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, जिस तरह से वादे किए थे 28 उपचुनाव से पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, वैसे वादे किए जा रहे होंगे, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। वो वादे जीवन भर के लिए तो हो नहीं सकते ना, एक ही बार के लिए होते हैं। देखिए मनोज जी, पिछली बार हमने देखा है कि कुछ सीटों पर यदि बागियों को मना लिया जाता तो सरकार में बने रहते, बिल्कुल तो जिंदगी भर वादे भले ही नहीं करते हैं, लेकिन जब ये देखा जाता है कि सामने वाला पावरफुल है और वो नुकसान पहुंचा सकता है हमें 1 सीट का 2 सीट का, तब वादे एक बार नहीं 1000 बार किए जा सकते हैं और ऑबलाइज किया जाता है सरकार में। तो ये जब ये वादे, तो जिनकी स्थिति अच्छी थी उनको टिकट दिए ही गए, जिनकी स्थिति बेहतर नहीं है वही तो टिकट होल्ड पर है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, कार्यकर्ता उसके समर्थन में नहीं होते हैं, क्षेत्र में उसी के समकक्ष कोई दूसरा जो दावेदार होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या उसकी लोकप्रियता हो जाती है, उसकी जनता में अच्छी छवि होती है, तब उसको दरकिनार किया जाता है। लेकिन इतना भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि वो यदि चुनाव हरा दे। तो ये बातें देखी जाती हैं, इसके आधार पर ही वादे किए जाते हैं, ओबलाइज किया जाता है। यदि हम उत्तर दक्षिण पश्चिम की बात कर लें, भोपाल की सीट की, तो आप देखिए यहाँ पे दावेदार उमाशंकर गुप्ता के अलावा कौन कौन है। आप देखिए कि सुरेंद्र सिंह मम्मा मांग रहे हैं, वो परिस्थिति में नहीं है यदि उनके स्वास्थ्य को लेकर, राहुल कोठारी मांग रहे हैं, शर्मा मांग रहे हैं, सुमित पचौरी मांग रहे हैं। तो पार्टी के सामने ये भी है कि यदि उमाशंकर गुप्ता को ड्रॉप करते हैं, उनको उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, तो बाकी के क्या इतने सक्षम हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं? लेकिन ये भी तो है, अगर बनाना होता तो उनको बना ही दिया जाता। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज़ भी है कि एक रणनीति ये भी हो सकती है कि कांग्रेस जिस प्रकार से ओबीसी का मुद्दा उठा रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि SC/ST के लिए सीटें रिजर्व है कि SC के लिए आपके पास 35 सीटें और ST के लिए आपके पास 47 सीटें हैं, 82 सीटें तो ये हो गई। अब बची हुई सीटों पर कांग्रेस कितने ओबीसी उम्मीदवार उतारती है, तो एक घेराबंदी का मौका होगा कि अगर वो कम उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी इन 94 सीटों में ज़्यादा ओबीसी चेहरे उतार सकती है और बता सकती है कि देखिए आप तो ओबीसी की बात कर रहे थे, हमने उनको इस अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व दे दिया। और अगर कांग्रेस ज़्यादा चेहरे उतारती है ओबीसी के तो बीजेपी के पास एक बराबरी का मौका होगा और महिला कार्ड भी इसमें देखने को हमको मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया है
उसके पीछे उनकी जो सबसे बड़ी योजना है, एक विशेष प्रकार की रणनीति है उनकी। क्योंकि अगर आप देखें कि भाजपा जब से ताकतवर आई है, क्योंकि ओबीसी भाजपा के साथ गया है और ओबीसी के लोग ज्यादा विधायक मंत्री ओबीसी के भाजपा में हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के बीच में घुस करके ओबीसी के वोट को काट लेना। क्योंकि अयोध्या आंदोलन या उससे पहले जो गंगा जली यात्रा निकली थी, उसके बाद ओबीसी जो है वो कांग्रेस से जुड़ गया, भाजपा से जुड़ गया। तो कांग्रेस जो है उसमें सेंध लगाने के लिए ओबीसी बात कर रही है। अब कितने लोगों को भाई कुल मिलाकर के 320 है, 320 में से 47-46 सीटें तो SC ST के लिए रिजर्व सीट है। बाकी जो सामान्य सीट है उसमें मान करके चलिए कि दोनों दलों की कम से कम 30 से 35 महिलाओं के लिए सीट चली जाएगी। फिर सामान्य वर्ग भी है, सारे के सारे वर्ग हैं। तो ये तो केवल ये मुद्दा उछाला है व्यक्तियों के बीच में, आपस में अपना ओबीसी का चर्चा हो और एक दूसरे से चिढ़े। तो फिर इसका जो दूसरा नुकसान होने वाला है, उनकी कोशिश ये होगी कि ओबीसी को इतना ज्यादा कह दो कि जहाँ दूसरे नॉन ओबीसी टिकट हो उसके खिलाफ ओबीसी वोट कर दे। तो ये केवल मुद्दा उछाला ही गया है, इसका वैसे बहुत फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान ही होगा। और नुकसान जो होगा वो आगे चल करके समाज को होगा, क्योंकि समाज में कुछ भी हो एक एकत्व का भाव है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर निकलते हैं, हम अपन तीनों ही अगर बाजार में निकलते हैं, सब्जी खरीद रहे हो, चाय पी रहे हो, अदरक खरीद रहे हो, किसी से मिठाई खा रहे हो, खाने में अगर कोई प्लेट ला करके दे रहा है, होटल में बैठे हो, कोई किसी से आजकल पूछता नहीं है कि भैया तू ओबीसी का है कि SC का है और कौन से समाज का है। चाय पी और लेकर के चल दिए, उससे छोले भटूरे खाए और लेकर के चल दिए। लेकिन अब ये चूंकि अंग्रेजों ने शुरू किया था, अब उसके बाद राजनीति उसी पर लौट रही है, तो इसमें समाज को नुकसान होने वाला है। अब उसमें चुनाव में तो मुझे लगता नहीं है कि इससे किसी को फायदा होगा, लेकिन समाज को नुकसान इससे जरूर होगा। जी। वो फिर उससे काउंटर का मौका मिल जाता। हमने देखा बीजेपी का कि महाराष्ट्र में जब मराठाओं की बात हुई तो एक ब्राह्मण चेहरे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हरियाणा में जब जाट चिल्ला रहे थे तो एक गैर जाट खट्टर को भी उन्होंने दाव लगाया। झारखंड में गैर आदिवासी को उन्होंने दाव पे लगाया और जीत हासिल की। तो हो सकता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये काउंटर रणनीति बीजेपी जरूर बना रही होगी, और टिकट वितरण के बाद इसको हमको और इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर माननीयों की धड़कनें बढ़ने लगी, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने टिकटें जारी की हैं अभी तक के, उससे कई सारे दावेदार असमंजस में और कई आशान्वित भी है कि फलाना को टिकट मिल सकता है तो हमारा टिकट क्यों कटेगा, या उम्र का कोई क्राइटेरिया फिलहाल इन सूचियों में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या जो आने वाली सूची है उसमें नए चेहरे, महिला, ओबीसी और ऐसे तमाम सारे फैक्टर है, क्या पार्टी उसका ध्यान रखेगी? और एकमात्र जो फार्मूला होता है पार्टियों का कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, या केवल पार्टी इसी फार्मूले पर जाएगी? अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।